बहुत पुराने समय की बात है। चंपापुर नाम का एक नगर हुआ करता था, जिसके राजा महाराज वीरसेन थे। वे बहुत पराक्रमी और महान राजा थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। वे बहुत दयालु राजा थे। उनके नगर में सभी खुशहाल रहते थे। उनका एक लड़का था जिसका नाम मदन सेन था। वह बहुत ज्ञानी और चतुर भी था। वह बहुत पराक्रमी भी था। उसने कम उम्र में ही नगर वासियों का दिल जीत लिया था। वह बहुत सुखपूर्वक रहता था। एक दिन किसी कारण महाराज की मौत हो गई, पर उनकी मौत का कारण किसी को पता नहीं चल पाया। उनकी मौत एक रहस्यमय तरीके से हुई। उनकी मौत के बाद मदन सेन राजा बने। मदन सेन अपने पिता की मौत के बारे में बहुत पता लगाए, पर नाकाम रहे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर भी वो किसी प्रकार राज्य का कार्यभार संभाले और अपने पिता की राजगद्दी संभाली। उनके राज्य में सभी खुशहाली से रहने लगे। मदन सेन लोगों की अच्छी तरह से देखभाल करने लगा और उनके राज्य में सभी सुख से रहने लगे। राज्य के परंपराओं के अनुसार एक दिन महाराज और उनके राज्य के 10 सैनिक शिकार के लिए जंगल में गए। जंगल पहुंच के देखे तो जंगल बहुत घना था। मदन सेन पहली बार शिकार करने के लिए जंगल में आए थे। उन्हें असहज महसूस हो रहा था, परंतु सैनिकों को साथ लेकर इधर उधर देखते हुए जंगल में काफी अंदर जा पहुंचे, परंतु उन्हें कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। काफी समय से चलते चलते थक चुके थे और धीरे धीरे जंगल में बढ़े जा रहे थे कि अचानक उन्हें एक शेर दिखाई दिया, जो देखते ही देखते सामने आ गया और सभी को मार कर खा गया। परंतु किसी तरह मदन सेन बचकर पेड़ पर चढ़ते हुए लटक गए। वे बच तो गए, परंतु बहुत घायल हो गए थे और शेर अभी भी वहीं पेड़ के नीचे खड़ा था। धीरे धीरे शाम से रात हो गई। शेर वहां से चला गया। अब मदन सेन अकेले होने के कारण अपने राज्य में वापस जाने का रास्ता भूल चुके थे। उन्हें भूख और प्यास लग रही थी, इसलिए उन्होंने पेड़ के और ऊपर चढ़कर इधर उधर देखा तो उन्हें दूर आग जलती दिखाई दी। वे कुछ सोचकर आग जलने की दिशा में चल दिए। कुछ दूर जाकर वे देखे तो आग जंगल में लगी हुई थी, इसलिए वे वहां से भाग निकले और भागते हुए जंगल के बाहर पहुंच गए। वे बहुत थक गए थे, इसलिए विश्राम करने के लिए जगह की तलाश करने लगे। वहां से कुछ ही कदम चले कि अचानक उन्हें एक गांव दिखाई दिया। वे बहुत ही खुश हो गए और जल्दी जल्दी अपने कदमों से गांव में पहुंच गए। रात में गांव एकदम सुनसान इलाके की तरह लग रहा था, परंतु मदन सेन को एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वे बहुत थक गए थे, इसलिए उन्होंने पेड़ के नीचे विश्राम करना उचित समझा और वो पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। परंतु भूख प्यास के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। अचानक उन्हें एक फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। जब वे आवाज की दिशा में देखे तो पहले तो उन्हें लगा कि कोई आदमी है जो हमारी मदद करेगा। फिर ध्यान से देखा तो उन्हें 2 कौवे दिखाई दिए, जो आपस में ही कुछ बातें कर रहे थे। महाराज मदन सेन को पंछियों की भाषा समझ में आती थी, इसलिए वे दोनों कौवों की बात को ध्यान से सुने। उन्होंने पूरी बात तो नहीं सुना, परंतु इतना अवश्य सुना कि आज जो आदमी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा है वह कुछ ही घंटों के बाद मरने वाला है, क्योंकि इस पेड़ पर हर रात के दूसरे पहर में एक राक्षस आता है और वह इस पेड़ के नीचे विश्राम करने वाले को मार कर खा जाता है। राजा तो पहले पंछियों की बातों को सुनकर डर गए, फिर उठकर कुछ सोचकर कुछ दूर जाकर छुपकर पेड़ के नीचे देखने लगे। रात के दूसरे पहर में एक राक्षस उस पेड़ पर आकर बैठ गया और रोने लगा। राजा अचानक राक्षस को रोता सुनकर कुछ सोच नहीं पा रहे थे, इसलिए वे वहां से चुपचाप बैठे देख रहे थे। रात के दूसरे पहर के बाद राक्षस चला गया, परंतु मदन सेन की आंखों के नींद उड़ चुकी थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वे वहां से पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए गए। फिर से उन्हें वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। पहले कौवे ने दूसरे कौवे से कहा,
इस गांव के लोग बड़े अजीब हैं। जो अजनबी यहाँ आता है वो उसे अपने भगवान मानते हैं और उसे अपने राजा के पास ले जाकर अपने राजा का इलाज करवाते हैं, और जो अजनबी उन्हें ठीक कर पाता है गांव के लोग उसे मार डालते हैं। दूसरे कौवे ने पूछा, आखिर राजा को क्या हुआ है? और जो अजनबी उन्हें नहीं ठीक कर पाता गांव के लोग उन्हें मार डालते हैं। दूसरे कौवे ने पूछा, आखिर राजा को क्या हुआ है जो लोग ठीक नहीं कर पाते हैं? तब पहले कौवे ने कहा कि आज से कुछ साल पहले की बात है। राजा किसी नगर में चोरियां करते थे और सारा धन चोरी कर एक नदी के किनारे पर स्थित एक बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दिया करते थे। जब चोरियां करके उनके पास काफी धन जमा हो गया, तब उन्होंने निर्णय लिया कि मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। राजा अपने नगर में जी भरकर घूम लेता। आज अपने नगर में जी भरकर घूम लेता हूँ, कल से इस नगर को छोड़कर चला जाऊंगा। यही सब कुछ सोचकर वे नगर में घूमने लगे। अचानक से उन्हें एक सुंदर युवती दिखाई देती है जो कि एक बाग में फूल सिंचाई कर रही होती है। चोर ने युवती से शादी करने का प्रस्ताव रखा, परंतु युवती ने मना कर दिया। कारण पूछने पर पता चला कि वह राजा से शादी करना चाहती है। तब चोर ने इस गांव के बाहर अपने महल बनवाया और राजा बन गया, परंतु किस्मत को कुछ और मंजूर था। महल बनाने में काफी समय लग चुका था और काफी धन भी खत्म हो चुका था। इसलिए राजा को लगा अब मुझे छिपाए हुए धन की जरूरत पड़ेगी। ऐसा सोचकर वह अपना धन लाने की एक तरकीब बनाई और रात के समय सभी से नजरें बचाकर अपने धन को लेने के लिए चल दिया। चांदनी रात थी। उस रात जंगल में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह आराम से छिपाए हुए खजाने तक पहुंच गया और अपना धन निकालने की कोशिश करने लगा। जब उसने अपना फावड़ा उठाकर खुदाई करना चाहा कि उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत मधुर थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ स्त्रियां आपस में बातें करके हंस रही हों। राजा इस बात का पता लगाने के लिए आवाज की दिशा में चल दिया। जब वह वहां पहुंचा तो वहां के नज़ारा देखकर एकदम से हक्का बक्का रह गया। वहां पर बहुत सारे सुंदर युवती आपस में बातें करके हंस रहे थे। इधर उधर देखने पर उसे एक अत्यंत सुंदर युवती दिखाई दी। ऐसा लगता था मानो इस स्त्री को पहले भी देख चुके हैं। बहुत याद करने के बाद राजा को याद आया, यह तो वही युवती है जिससे मैंने शादी का प्रस्ताव रखा था। पर यह यहाँ क्या कर रही है और आखिर माजरा क्या है? चलकर पता करना होगा। एक पेड़ की ओट में छिपकर राजा सब कुछ देख रहा था। राजा से रहा नहीं गया। उसने युवती के पास जाकर अपनी शादी के लिए कहा। युवती ने राजा के कान में कुछ कहा और अगले क्षण ओझल हो गई। पूरा जंगल शांत हो गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो कुछ ना कुछ हुआ हो, और अपना बिना धन लिए अपने महल वापस लौट गया। राजा की आंखों की नींद चैन गायब हो गई थी। तब से राजा अशांत रहने लगा। वह किसी से भी बातें नहीं करता, एक कमरे में अकेले बंद रहता। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए, पर राजा के मन से उस स्त्री का ख्याल नहीं जाता। राजा उस युवती से शादी करना चाहता था, इसलिए राजा हर रात को वहीं जंगल में जाया करता जहां उसने युवती को देखा था। पर वह युवती कभी ना मिली। पर राजा ने उम्मीद नहीं छोड़ी और हर रात जंगल पहुंच जाता। वही चांदनी रात आज फिर से थी। राजा ने उस युवती को देखा। राजा जैसे युवती के पास गया, युवती गायब हो गई। अब राजा और उदास हो गया और दुखी मन से महल वापस आ गया। राजा से युवती का विरह बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जिसके गम में वह पागल सा हो गया और बीमार रहने लगा। इस प्रकार कई साल बीत गए। नगरवासियों ने राजा को ठीक करने की बहुत कोशिश की, पर राजा नहीं ठीक हो पाए। इस तरह गांव में जो कोई भी अजनबी आता, उसे राजा का इलाज करने के लिए कहा जाता। जो कोई राजा को ठीक नहीं कर पाता, उसे कारागार में डाल दिया जाता। दूसरे कौवे ने पहले कौवे की बात काटते हुए कहा,
आखिर इस युवती ने राजा के कान में क्या कहा? तो पहले कौवे ने कहा, मुझे क्या पता, वह तो राजा ही जाने। मदन सेन सब कुछ सुनकर सहम गया। उसने सोचा, आखिर क्या बात है, मुझे राजा से जरूर मिलना चाहिए। अगली सुबह उसकी नींद खुली तो वह अपने को महल में पाया। वह समझ चुका था कि गांव के लोग मुझे यहाँ ले आए हैं। वह अपने मन को शांत करते हुए लोगों से कहा, मैं तुम्हारे राजा को ठीक कर सकता हूँ, मुझे अपने राजा के पास ले चलो। मंत्री ने मदन सेन को राजा के कक्ष में ले गया। मदन सेन ने कहा, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं राजा से अकेले में बात करना चाहता हूँ। मदन सेन का ऐसा कहना था कि सभी लोग वहां से चले गए। मदन सेन ने राजा से पूछा, देखिए, मैं आपको ठीक कर सकता हूँ, आप मुझे सही सही बताएं कि आपके साथ ऐसा क्या घटा जिससे आपकी हालत इतनी खराब हो गई। राजा ने मदन सेन से कहा, मालूम नहीं, मैं अचानक से बीमार पड़ा और मेरी हालत इतनी गंभीर हो गई। मदन सेन ने राजा को दिलासा देते हुए कहा, देखिए, आप मुझसे कुछ मत छुपाएं, आप अपनी सारी बात बताएं, आखिर बात क्या है और आप इतने गंभीर रूप से बीमार कैसे पड़े। तब राजा ने मदन सेन को अपने मन की बात बताते हुए कहा, देखो युवक, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ। आज से बहुत साल पहले की बात है। मुझे एक युवती से प्रेम हो गया। मैं उससे शादी करना चाहता था, पर उसने मुझसे शादी करने के लिए एक शर्त रखी और मुझे कहा, तुम मुझे सुनहरे फल लाकर दोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। अब मैं सुनहरा फल कहाँ से लाऊं, यही सोचकर मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई। मदन सेन ने राजा से कहा, आप चिंता मत करें राजन, मैं आपको सुनहरा फल लाकर दूंगा। आप मुझे आज्ञा दें कि मैं सुनहरा फल लाने में कामयाब हो जाऊं। राजा से आज्ञा लेकर मदन सेन सुनहरे फल की तलाश में चल दिया। चलते चलते शाम हो गई। राजा एक नदी के तट पर पहुंच गया। राजा थके होने के कारण एक पेड़ के नीचे सो गए। उन्हें गहरी नींद आ गई। जब मदन सेन की नींद खुली तब काफी रात हो चुकी थी। मदन सेन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कहाँ जाए। उसे भूख भी लग रही थी। वह कुछ सोचकर वहां से खड़ा हो गया और चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसे कुटिया दिखाई दी। कुटिया जंगल के बीचों बीच थी। उसने सोचा, मुझे यहाँ पर जरूर कुछ खाने को मिलेगा। ऐसा सोचकर वह कुटिया के बाहर से आवाज लगाया। भीतर से बुढ़िया बाहर निकली और बोली, कौन है बेटा, और तुम कितने सुनसान जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मदन सेन ने कहा, देखिए, मैं एक राहगीर हूँ और मैं भोजन की तलाश में आपकी कुटिया पर आ पहुंचा हूँ। अगर आप मुझे कुछ खाने को दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। बुढ़िया को उस पर दया आ गई। उसे अपनी बेटी की याद आ गई। उसने उन्हें भीतर बुलाया, उसे जी भरकर भोजन कराया। मदन सेन भोजन करने के बाद बुढ़िया से पूछा, अम्मा, इस जंगल में आप अकेले रहती हैं? बुढ़िया ने बताया, नहीं बेटा, आज से कुछ समय पहले की बात है। यहाँ मैं और मेरी बेटी एक साथ रहा करते थे। हमारी जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी, पर मेरी बेटी पर एक शैतान की बुरी नजर पड़ गई। वह शैतान उससे शादी करना चाहता था। एक दिन उसे नदी पर अकेला देखकर ले गया। अब पता नहीं मेरी बेटी का हाल क्या है। मुझे अपनी बेटी से मिलने का बहुत मन करता है। यहाँ मुझे अकेले रहते हुए कई साल बीत गए हैं, पर मुझे कोई खबर नहीं मिली। मैं अपनी बेटी को खोजने की बहुत कोशिश की, पर असफल रही मैं। बुढ़िया की दर्द भरी दास्तां सुनकर मदन सेन ने कहा, देखो अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं आपकी पुत्री को आपसे जरूर मिलाऊंगा। और मदन सेन बुढ़िया को आराम करने के लिए कहा और खुद विश्राम करने लगा। किसी प्रकार मदन सेन की रात कटी। मदन सेन को बेचारी बुढ़िया पर तरस आ रहा था। उसे रह रहकर बुढ़िया के प्रति चिंता हो रही थी। उसने अपने आप को समझाते हुए कहा, मैं बुढ़िया को उसकी पुत्री से जरूर मिलाऊंगा। और अपने मन को दिलासा दिलाते हुए मदन सेन विश्राम करने लगा। सवेरा हो गया। मदन सेन की आंख खुली। मदन सेन कुटिया से बाहर निकला और बुढ़िया से आशीर्वाद लेकर अपने सफर पर जाने लगा।
बुढ़िया ने मदन सेन को रोकते हुए बोला, बेटा, तुम मेरी बेटी को पहचानोगे कैसे? मेरी मानो तो तुम इस सफर में मुझे भी अपने साथ ले लो। मदन सेन बुढ़िया को मना किया, माँ जी, रास्ता बहुत कठिन है, आप कैसे जा सकते हैं? बुढ़िया ने मदन सेन को मना लिया और साथ चलने के लिए राजी कर लिया। इस प्रकार मदन सेन और बुढ़िया साथ साथ चल दिए। सुनसान राहों पर अकेले चलते हुए उन दोनों को असहज महसूस हो रहा था। अतः बुढ़िया ने मदन सेन से कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ जिससे हम अपने सफर को आराम से तय कर सके। मदन सेन भी मान गया। उसे बुढ़िया की बात जच गई और बुढ़िया से कहा, अम्मा, आप एक ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हम लोगों का सफर आनंदमय हो। तब बुढ़िया ने कहा, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक शिकारी रहता था। वह बहुत गरीब था। वह अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार किया करता था और किसी तरह अपना गुजारा किया करता था। एक दिन शिकार करने के लिए जंगल गया, पर बहुत ढूंढने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। धीरे धीरे शाम हो चली थी। शिकारी उदास हो गया। वह भूख से व्याकुल था और उसे घने जंगल में अकेला डर लग रहा था। रात हो गई। वह रात गुजारने के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजने लगा। बहुत खोजने पर उसे एक गुफा दिखाई दी। वह गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा के मुंह पर पहुंच गया और वहां से कुछ कदम चला था कि उसकी आंखों के सामने एकदम से चमकीली वस्तु दिखाई दी। आखिर यह क्या है? पता करने के लिए उसके पास गया। जैसे ही वह नजदीक पहुंचा, उसने देखा यह तो सोने का अंडा है। शिकारी बहुत खुश हुआ और सोचा, अब मेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं अंडे को बेचकर अपना जीवन आराम से व्यतीत करूंगा। ऐसा सोचकर वह अंडे को उठाने के लिए नीचे झुका तो उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी जो कि अंडे के नीचे रखी हुई थी। वह अंडे को हटाकर उसे अपने हाथ में लिया और बोला, अरे यह क्या? बाहर है मेरी किस्मत। यह तो संदूक है। और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। वह उस संदूक को खोलने की बहुत कोशिश किया, पर संदूक नहीं खुल पाया। कभी नीचे से तो कभी ऊपर से, कभी इधर से तो कभी उधर से संदूक के चारों तरफ से खोलने की बहुत कोशिश की, पर संदूक नहीं खुला। इसी बीच उसे पता ही नहीं चला कि वह कब गुफा से बाहर निकल आया। अचानक उसके मन में सोने के अंडे का ख्याल आया। तब वह पीछे मुड़ा और देखता ही रह गया। वह एकदम से अचंभित रह गया। वहां कुछ नहीं था, मानो गुफा गायब हो चुकी हो। ऐसा प्रतीत होता जैसे यहाँ कुछ था ही नहीं। शिकारी सोचने लगा, लगता है यह कोई जादुई माया जाल है। लगता है यह गुफा रात को अपने आप प्रकट होती है और दिन को गायब हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास तो संदूक है, मैं इसे लेकर अपने घर जाता हूँ। ऐसा सोचकर वह अपने हाथ में संदूक लिए घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक साधु मिला। साधु ने शिकारी के हाथ में संदूक देखा और सोचा, यह तो वही संदूक लगता है जिसके बारे में गुरुजी बता रहे थे। अगर यह संदूक मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरी दुनिया पर हुक्म कर सकता हूँ। और वह शिकारी से संदूक के बारे में पूछने लगा, तुम्हारे पास यह संदूक कहाँ से आया और इस संदूक में क्या है? साधु के बात से शिकारी को लगा, इस संदूक में जरूर कुछ ना कुछ रहस्यमय चीजें हैं। अगर मैं साधु को सच बता दूं तो शायद यह मुझे मारकर संदूक छीन लेगा। उसे तरकीब सूझी और वह झूठ बोलते हुए कहा, यह संदूक मुझे पड़ोस की बुढ़िया ने दिया है, इसमें पान है, क्या तुम भी खाओगे? साधु मुंडी हिलाते हुए कहा, मूर्ख मानव, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, मेरे पास से तो चले जाओ। शिकारी की तरकीब काम कर गई और वो वहां से चल दिया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी कि मदन सेन ने कहा, रुको अम्मा, अब अपनी कहानी बाद में सुनाना। हम लोग नगर में प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ हमें चौकन्ना रहना होगा और शायद तुम्हारी पुत्री भी यहाँ मिल सके। और वे लोग आपस में बात करते हुए नगर में प्रवेश करते हैं। पर यह क्या, नगर की सड़कों पर काफी भीड़ उमड़ी थी। लोगों से पूछने पर पता चला कि
आगे राजकुमारी खड़ी है जिसे देखने के लिए लोगों के इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है। वह हर साल अपने राज्य के सभी गरीब लोगों को धन बांटती है, जिससे उसके राज्य के सभी लोग खुशहाली से रहते हैं। वह बहुत नेक दिल है, वह सभी को एक समान समझती है। राजकुमारी के बारे में इतनी प्रशंसा सुनकर मदन सेन को राजकुमारी को देखने की इच्छा मन में होने लगी। मदन सेन भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा कि उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ी। राजकुमारी को एकदम से देखता ही रह गया। ऐसा प्रतीत होता जैसे इतनी सुंदर स्त्री उसने आज तक कभी ना देखी हो। इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री वही हो और मानो और कोई नहीं। और इस प्रकार मदन सेन राजकुमारी को देखकर राजकुमारी को अपना दिल दे बैठे और राजकुमारी के प्रेम में पड़ गए। मित्रों, कहानी के साथ यानी स्टोरी के साथ बने रहिएगा, बहुत ही रोचक है। मित्रों, मदन सेन राजकुमारी से शादी करने के लिए एक तरकीब लगाते हैं। क्या उनकी तरकीब सफल होती है या नहीं? कहानी के साथ जरूर बने रहें। राजा राजकुमारी को देखकर मोहित हो जाते हैं। उनके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे कि राजकुमारी देखने में कैसी लगती है। मैंने तो उन्हें नकाब में देखा है, अगर नकाब उतारे तो कैसी लगेगी। और वे उनकी यादों में खो जाते हैं। धीरे धीरे सारी भीड़ खत्म हो चुकी थी। मदन सेन और बुढ़िया भी वहां से चल दिए। मदन सेन ने बुढ़िया को कहा, हम इस नगर में एक कुटिया बनाकर कुछ दिनों के लिए रहेंगे। बुढ़िया मदन सेन की बात से सहमत हो गई और दोनों नगर के किनारे एक कुटिया बनाकर रहने लगे। मदन सेन को राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा होने लगी और वह बुढ़िया से कहे, तुम मेरा किसी तरह राजकुमारी से विवाह करा दो। तब बुढ़िया ने कहा, मैं तुम्हारा विवाह तो नहीं करा सकती, पर मेरे पास एक उपाय है। शायद उपाय काम आ जाए तो तुम्हारी शादी हो सकती है। मदन सेन मान गया और पूछा, क्या उपाय है, मुझे बताओ। तब बुढ़िया ने बताया, अगर तुम किसी तरह मुझे महल में काम दिला दो तो मैं तुम्हें राजकुमारी की प्रिय चीज यानी राजकुमारी जिस चीज को बहुत चाहती हो, जिसके बगैर राजकुमारी एक पल भी ना रह सकती है, उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी और तुम उसे चुरा लेना। राजा उसे खोजने के लिए अपने पूरे राज्य में घोषणा करा देगा और हो सकता है शायद राजा मुंह मांगा इनाम देने की घोषणा करे, तो तुम राजा से राजकुमारी का हाथ मांग लेना, तो शायद तुम शादी कर सकते हो। राजकुमार मान गया। अगली सुबह मदन सेन साधु का भेष बनाकर बुढ़िया को अपने साथ लेकर महल में चल दिया। महल पहुंचकर मदन सेन, जो साधु का भेष बनाया हुआ था, राजा से कहा, राजन, यह कैसा अन्याय हो रहा है। हमने सुना है आपके राज्य में कोई गरीब नहीं रहता है, यहाँ सभी खुशहाली से रहते हैं। पर जब मैं आज नगर भ्रमण कर रहा था तो एक गरीब बुढ़िया मिली। मैं सीधा इसे आपके पास ले आया, शायद आप इसे कोई काम अपने महल में दे सकें। मैंने आपके चर्चे सुन रखे हैं, इसलिए इस विचार में बुढ़िया को आपके पास ले आया। अब आप ही कुछ कीजिए। राजा ने साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर भाव विभोर हो गया और वह बुढ़िया को काम पर रख लिया और कहा, आज से तुम महल में काम करो, तुम्हें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी और जो भी तुम्हें चीज चाहिए होगी हमसे कहना, हम तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे। राजा के कोमल विचार सुनकर बुढ़िया राजी हो गई और अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। इसके बाद भरी सभा में राजा की जय जयकार गूंज उठी, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। इसके पश्चात साधु का रूप धरा मदन सेन राजा की आज्ञा लेकर अपनी कुटिया में वापस लौट आया और बुढ़िया महल में ही रहने लगी। धीरे धीरे उसने महल की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। उसने राजकुमारी के बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। राजकुमारी अपने घोड़े से बहुत प्रेम करती थी। उसे अपना घोड़ा बहुत प्रिय था। वह अपने घोड़े को भोजन कराए बगैर खुद भोजन नहीं करती। वह उसे बहुत चाहती थी। बुढ़िया ने सोचा, जिस काम के लिए हम आए थे वह काम पूरा हो चुका है। उसने सोचा, यह सब हमें मदन सेन को बताना चाहिए। और अगली सुबह वह मदन सेन के पास पहुंच गई तथा
सारी बात मदन सेन को बताई और कहा, तुम्हें राजकुमारी के घोड़े को चुराना होगा, इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। मदन सेन ने बुढ़िया से कहा, मैं उस घोड़े को पहचानूंगा कैसे? तब बुढ़िया ने बताया, यह काम तुम्हें आज करना होगा। आज रात को दूसरे पहर में तुम महल आ जाना और वहां की दीवार पर चढ़कर तुम इधर उधर देखना। तुम्हें सफेद वस्तु जहां दिखाई पड़ेगी तुम वहां आ जाना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी और बाकी की जानकारी मैं तुम्हें वहीं दूंगी। अब मैं महल वापस चलती हूँ। यह कहकर बुढ़िया महल चली गई। रात का दूसरा पहर होने को आया। मदन सेन सुनसान रास्ते से होकर महल पहुंच गया और महल की दीवार पर चढ़कर बुढ़िया के बताए अनुसार इधर उधर देखने लगा। अचानक उसे महल के सबसे ऊंचे छत पर सफेद वस्तु दिखाई दी। उसने सोचा, शायद बुढ़िया वहां पर है, मुझे वहां जाना चाहिए, और वह चुपके चुपके महल की छत पर पहुंच गया। चांदनी रात थी, सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। जैसे ही मदन सेन सफेद वस्तु के पास पहुंचा, वहां राजकुमारी खड़ी थी। वह अपने और किसी को आता देख पीछे पलटी तो वहां उसने एक युवक को देखा और देखती ही रह गई। दोनों एक दूसरे को कुछ पल के लिए देखते ही रह गए। अगले ही क्षण राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? तब मदन सेन ने कहा, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? राजकुमारी ने कहा, मैं दासी हूँ। मदन सेन को उसकी बातों पर शक हुआ। वह देखने में बिल्कुल राजकुमारी की तरह लग रही थी। उसके पोशाक बिल्कुल राजकुमारी के जैसी थी, इसलिए वह भी झूठ बोलते हुए कहा, मैं भी एक दास हूँ। मुझे महाराज ने छत पर मुआयना के लिए भेजा था। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। मदन सेन वहां से चला गया और वह इधर उधर बुढ़िया को खोजने लगा। अचानक उसके कानों तक आवाज पहुंची। वह साफ साफ नहीं सुन पा रहा था। उसे लग रहा था कोई उसे बुला रहा है। वह ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा तो उसने सुना, आवाज सुनाई दी, इधर आओ, इधर आओ। यह आवाज बुढ़िया की थी। वह इस आवाज को पहचानता था, इसलिए वह आवाज की दिशा में तेजी से चला गया जहां उसे बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने मदन सेन को बुलाया। राजकुमारी के घोड़े के पास बहुत सख्त पहरा है और तुम्हें उस पहरे के बावजूद उस घोड़े को सैनिकों से नजर बचाकर ले जाना होगा। मदन सेन ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी उस घोड़े को ले आता हूं। बस तुम इशारा करना घोड़े की तरफ और मैं उस घोड़े को ले जाऊंगा। यह कहकर राजकुमार अस्तबल की तरफ चला गया। सैनिकों ने उसे अंदर जाने से रोका। तब मदन सेन ने बोला, मुझे महाराज ने उस अस्तबल का मुआयना करने के लिए भेजा है और अगर तुम लोग मुझे रोकोगे तो तुम्हें इस गुस्ताखी की सख्त सजा दी जाएगी। हो सके तो तुम सब लोग यहाँ से कुछ समय के लिए चले जाओ, क्योंकि कुछ ही पल में राजकुमारी यहाँ आने वाली है। मदन सेन का इतना कहना था कि सभी सैनिक वहां से चले गए। बुढ़िया ने चुपके से घोड़े की ओर इशारा किया। बुढ़िया का इशारा करना था कि मदन सेन घोड़ा ले आया और बुढ़िया ने महल के पीछे वाले रास्ते से मदन सेन को बाहर निकाल दिया और जाने को कहा, और यह भी कहा कि तुम मेरे आने का इंतजार करना, सही समय होने पर मैं तुम्हें बताऊंगी। मदन सेन ने कहा, ठीक है, और चला गया। अगली सुबह पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि राजकुमारी का घोड़ा चोरी हो गया और महाराज ने ऐलान किया है कि जो भी राजकुमारी के घोड़े को वापस लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। यह खबर सुनते ही बुढ़िया खुश हो गई। वह मदन सेन के पास पहुंची और सारी बात बताई और यह भी कहा, तुम इतना जल्दी उत्सुक मत होना, राजा की अगली खबर आने का इंतजार करो, मैं चलती हूँ। मदन सेन मान गया और अगली सूचना आने तक घोड़ा पहुंचाने का फैसला नहीं किया। राज्य के बहुत से लोग घोड़े को खोजने के बहुत कोशिश किए पर सभी नाकामयाब रहे। हफ्ते भर बीत गए पर घोड़े की कोई खबर ना मिली। इधर राजकुमारी घोड़े के बगैर ना कुछ खाती ना कुछ पीती, बस रट लगाए बैठी थी, मुझे घोड़ा चाहिए वरना मैं पानी तक ग्रहण नहीं करूंगी। राजा अपनी राजकुमारी के हालत देखकर परेशान हो गया।
उन्होंने सभा बुलाई और कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो भी राजकुमारी का घोड़ा वापस लाएगा उसे कोई सजा नहीं मिलेगी, बल्कि उसे इनाम मिलेगा, और वह भी मुंह मांगा इनाम। बुढ़िया फिर से मदन सेन के पास पहुंची और बोली, अब तुम घोड़ा लेकर महाराज के पास जाओ, समय आ गया है। तुम्हें घोड़े को सौंप कर अपना मुंह मांगा इनाम पा सकते हो। तुम राजा से राजकुमारी का हाथ मांग सकते हो। बुढ़िया की तरकीब सफल होते देख दोनों बहुत खुश हुए और घोड़ा लेकर महल की तरफ चल दिया। महल पहुंचकर मदन सेन ने घोड़े को राजा के हवाले कर दिया और बदले में राजकुमारी का हाथ मांगा। राजा मान गया और कहा, मैं तुम्हें अपनी राजकुमारी का हाथ देता हूं, पर मेरी एक शर्त है। अगर तुम उसे पूरा करो तो ही मैं राजकुमारी से तुम्हारी शादी करा सकता हूं। मदन सेन ने कहा, क्या शर्त है? मुझे मंजूर है। तब राजा ने कहा, मैं कल सुबह शर्त को बताऊंगा। पहले यह खबर मैं राजकुमारी को दे आता हूं कि उसका घोड़ा मिल गया है। तुम कल सुबह आना, मैं तुम्हें अपनी शर्त बता दूंगा। मदन सेन राजी हो गया और घर चला गया। इधर महाराज राजकुमारी के कमरे में पहुंचे। राजकुमारी को बताया उसका घोड़ा मिल गया है। राजकुमारी ने यह खबर सुनी तो बहुत खुश हुई, पर अगले ही क्षण अपने विवाह की खबर सुनकर उदास हो गई। पर राजा ने दिलासा देते हुए उसे कहा, मैंने उसे शर्त रखी है और वह शर्त कभी पूरी नहीं कर पाएगा। तुम व्यर्थ ही चिंता मत करो। राजकुमारी अपने पिता की बातों से सहमत हो गई और भोजन ग्रहण किया और अपने घोड़े के पास चली गई। शाम हो चुकी थी। मदन सेन सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि राजा की क्या शर्त होगी। इधर राजा परेशान हो रहा था। मैंने शर्त तो रख दी, पर क्या शर्त बताऊं, मुझे खुद मालूम नहीं। अचानक उसे अपने गुरुदेव की याद आई और वह अपने गुरु के पास चला जाता है और सारी बातें वृत्तांत रूप में बताता है। राजगुरु राजा की बात सुनकर बताते हैं कि तुम उसे रूहानी तलवार लाने को बोलना। एक ऐसी तलवार जिसे आज तक कोई नहीं ला सका, जिसे लाने के लिए बहुतों ने अपने प्राण निछावर कर दिए और बहुत लोग लापता हो गए, जिनकी आज तक कोई खबर नहीं है। और बहुत से लोगों ने कोशिश की, पर आज तक कोई उस तलवार तक नहीं पहुंच पाया, और मुझे पूरा भरोसा है कि वह भी उस तलवार तक नहीं पहुंच पाएगा। उसे लाना तो दूर की बात है। राजा अपने गुरु के बात से खुश हो गया और बोले, वह तलवार लाना कहां से होगा? तब राजगुरु ने एक नक्शा देते हुए कहा, उस तलवार तक इस नक्शे के जरिए पहुंचा जा सकता है। इस नक्शे को उस युवक को दे देना। राजा अपने राजगुरु को प्रणाम करके महल वापस लौट आया। अगली सुबह मदन सेन महल पहुंचा और राजा से शर्त पूछा। तब राजा ने शर्त बताते हुए कहा, तुम्हें रूहानी तलवार लाना होगा, एक ऐसी तलवार जो जिस्म तो क्या रूह को भी अलग कर दे। अगर तुम इस तलवार को ला सकते हो तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूंगा, अन्यथा। मित्रों, कथा की गहराई को देखिए। क्या मदन सेन तलवार को ला पाएगा या नहीं? कहानी में बने रहिएगा। मदन सेन बोला, मुझे शर्त मंजूर है। मैं उस रूहानी तलवार को जरूर लाऊंगा और आपके पुत्री से विवाह भी करूंगा। मुझे आज्ञा दें। अब मैं उस तलवार को लाने के लिए जाता हूं। राजा ने कहा, ठीक है, पर तुम्हें तलवार तो 4 माह के अंदर ही लाना होगा। मदन सेन ने कहा, ठीक है, और अपनी कुटिया में वापस चला गया। मदन सेन को देखकर बुढ़िया ने कहा, क्या हुआ? तुम अपना चेहरा क्यों लटकाए हुए हो? तब मदन सेन ने महल में घटी सारी घटना को बुढ़िया को बताया। बुढ़िया रूहानी तलवार के बारे में सुनकर बहुत खुश हुई। ऐसा लगता जैसे उसकी कोई पुरानी ख्वाहिश पूरी होने वाली हो। तुरंत बुढ़िया ने मदन से कहा, हमें उस तलवार के लिए आज ही निकलना चाहिए। तब मदन सेन ने कहा, नहीं, हम उस तलवार को खोजने कल सुबह रवाना होंगे। इस तरह हम थके हाल में नहीं जा सकते हैं, हमें आराम की सख्त जरूरत है। बुढ़िया ने कहा, ठीक है,
तुम आराम कर लो, हम कल सुबह ही रवाना होंगे। और दोनों सोने चले गए। अगली सुबह बुढ़िया और मदन सेन दोनों अपने सफर पर चल दिए। चलते चलते काफी समय बीत गया। उन्हें भूख भी लग रही थी। वे इधर उधर भोजन की तलाश में भटकने लगे। मीलों दूर पर उन्हें एक गांव दिखाई दिया। उन्होंने सोचा, इस गांव में जरूर भोजन मिलेगा। यही सोचकर वह लोग तेज कदमों से उस गांव की तरफ चल दिए। उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। उन लोगों ने सोचा, इस कुटिया में जरूर कोई होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने कुटिया के दरवाजे पर आवाज लगाई, कोई है? क्या मुझे भोजन मिल सकता है? अंदर से एक बुजुर्ग बाहर आया और बोला, हाँ अवश्य, आइए, मैं आप लोगों को भोजन कराता हूँ। ऐसा कहकर बुजुर्ग ने मदन सेन और बुढ़िया को अंदर बैठाया और उन्हें भोजन परोसा। बुढ़िया और मदन सेन ने जी भरकर खाया और अपनी भूख मिटाई। मदन सेन ने बुजुर्ग को धन्यवाद कहा। बुजुर्ग ने मदन सेन से पूछा, तुम कौन हो और इस काल नगरी के पास क्या कर रहे हो, जहां पर लोग घूमने से भी डरते हैं? तब मदन सेन ने आश्चर्य से पूछा, काल नगरी? क्या है इस नगर में जिसमें लोग जाने से डरते हैं? तब बुजुर्ग ने बताया, तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बताता हूँ। काल नगरी एक ऐसा नगर है जहाँ पर दिन में भी जाना खतरा होता है। वहाँ पर शैतान रहते हैं जो लोगों को मार कर खा जाते हैं। उस नगरी में कलूटा का राज चलता है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, पर नाम तो सबने सुना है। कलूटा को आज तक किसी ने नहीं मार पाया और लगता है कोई मार भी नहीं पाएगा। उसने उस नगर के सभी लोगों को लगभग मार ही दिया है और वहाँ पर केवल शैतान बचे हैं जो आपस में लड़ते हैं। अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें भी मार डालेंगे। बात काटते हुए मदन सेन बोला, कलूटा को कैसे मारा जा सकता है? मैं मारूंगा कलूटा को। मदन सेन की बात सुनकर बुजुर्ग ने कहा, कलूटा को मारना इतना आसान नहीं है। आज से बहुत समय पहले बहुत लोग आए और बहुतों ने उसे मारने की कोशिश की, पर किसी ने आज तक उसे नहीं मार पाया। पर बीती बातों को जाने दो। खैर, तुमने बताया नहीं तुम कौन हो और किस लिए आए हो? मदन सेन ने बोला, मेरा नाम मदन सेन है। मैं रूहानी तलवार को खोजने के लिए निकला हूँ। मुझे उस तलवार को पाना है। अगर आपको उस तलवार के बारे में कुछ पता हो तो मुझे बताएं, उसे ढूंढने में आसानी होगी। उस बुजुर्ग ने कहा, रूहानी तलवार? तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम? कौन हो तुम? सच सच बताओ। मदन सेन ने डरते हुए कहा, देखिए, मैं उस तलवार के बारे में कुछ नहीं जानता। दरअसल बात यह है कि राजा ने अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए शर्त रखी, जिसमें रूहानी तलवार लाने को कहा। मैं उनकी पुत्री से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए बिना सोचे समझे मैं उस तलवार को लेने जा रहा हूँ। बुजुर्ग ने कहा, प्यार अमर है, दो दिलों को कभी बिछड़ना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे प्यार के खातिर जरूर बताऊंगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, तुम शायद उस तलवार को ला सकोगे। बहुत लोग आए हैं, सभी ने मुझसे रूहानी तलवार के बारे में पूछा, पर जो भी यहाँ से आगे गए वह कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाए। पर मुझे उम्मीद है शायद तुम पहले ऐसे बंदे हो जो उस तलवार को ला सकते हो। तलवार को लाने के लिए तुम्हें रानी वैशाली से मिलना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें काल नगरी जाना पड़ेगा। काल नगरी के महल के एक कारागर है जिसमें उसे बंद रखा गया है। जहां जाने के लिए एक गुप्त सुरंग है जो महल के पीछे बरगद के पेड़ के पास है, जिससे होकर तुम कारागर में पहुंचोगे। वहां तुम्हें रानी वैशाली मिलेगी। वह तुम्हें उस तलवार के बारे में बता सकती है। जितना मुझे पता था मैं तुम्हें बता दिया। अब आगे का सफर तुम्हें खुद तय करना होगा। तुम्हें वैशाली से मिलना होगा और उसके लिए सबसे पहले कलूटा को मारना होगा, और जिसे मारना आसान बात नहीं है। यहाँ तक कि मुझे भी मालूम नहीं है कि कलूटा को कैसे मारा जा सकता है। इसका राज शायद तुम्हें मार्ग में मिले, तुम्हारी यात्रा सफल हो।
मदन सेन ने बुजुर्ग से आज्ञा लेकर काल नगरी की तरफ चला गया। कौन है रानी वैशाली और उसे कारागार में क्यों डाला गया है, जानने के लिए मित्रों कहानी के साथ बने रहे। दोनों वहां से चल दिए। कुछ समय बाद काल नगरी पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बुजुर्ग ने जैसा बताया था बिल्कुल वैसा ही नजारा था। यहाँ पर आदमी नहीं, सचमुच के शैतान थे। वे सभी जंगली राक्षस लग रहे थे। दोनों चुपके चुपके नगर भ्रमण करने लगे। उन्होंने काल नगरी में चारों तरफ घूमा पर उन्हें महल कहीं दिखाई नहीं दिया। वे लोग आश्चर्य में पड़ गए। आखिर इस नगर में महल तो है ही नहीं, तो हम लोग रानी वैशाली को कहाँ ढूंढे। दोनों चिंतित हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उन्हें अचानक एक गंभीर आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, एक बड़ा राक्षस सामने आता हुआ बोला। मदन सेन पीछे हटता हुआ बोला, कौन हो तुम? और उसने हंसते हुए बोला, कलूटा, कलूटा हूं मैं। तुम दोनों आज मेरे हाथों से नहीं बचोगे, कहकर हंसने लगा। मदन सेन अपनी तलवार निकाला और बुढ़िया को पीछे हटने को बोला। कलूटा ने भी अपनी तलवार निकाली। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। ऐसा लगता था जैसे कोई हारने को तैयार नहीं हो। मदन सेन ने सोचा इसे इस तरह मारा नहीं जा सकता। मदन सेन ने चालाकी से धूल उठाकर कलूटा की आंखों में झोंक दिया और दोनों वहां से भागने लगे। भागते भागते दोनों एक खंडर में गिर गए। दोनों उठकर खड़े हुए और जैसे ही आगे बढ़े वहां पर उन्हें एक युवती कैद दिखी। दोनों ने आगे बढ़कर युवती से पूछा, क्या तुम रानी वैशाली हो? उसने सिर नहीं में हिलाकर जवाब दिया और कहा, तुम कौन हो और तुम रानी वैशाली के बारे में कैसे जानते हो? तब मदन सेन ने कहा, क्या रानी वैशाली को तुम जानते हो? कौन हो तुम और तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? उसने रोते हुए कहा, मेरा नाम हेमलता है। मैं नीलगिरी पर्वत की परी हूँ और वैशाली मेरी बहन है। पर तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? तब मदन सेन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और पूछा, तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? तब हेमलता ने अपनी कहानी बताते हुए कहा, आज से बहुत समय पहले की बात है। मैं और मेरी बहन वैशाली दोनों नीलगिरी पर्वत के पास रहते थे। हमें वहां किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन एक जादूगरनी नीलगिरी पर्वत पर आई और मौका पाकर मुझे कैद कर लिया। मदन सेन बात काटते हुए बोला, जादूगरनी ने तुम्हें कैद क्यों किया? तब हेमलता ने बताया, जादूगरनी ने अपनी सिद्धि से पता लगाया कि एक तिलिस्मी फल है जिसे खाने के बाद वह अमर हो सकती है, और उसने यह भी पता लगाया कि तिलिस्मी फल तक केवल तिलिस्मी तोता ही जा सकता है और तिलिस्मी तोते तक जाने का रास्ता सिर्फ मुझे पता है। इसलिए उन्होंने मुझे कैद कर लिया और मुझे तरह तरह की यातनाएं देकर मुझसे तिलिस्मी तोते तक पहुंचने के रास्ते पूछने लगी, पर मैंने नहीं बताया। तब से आज तक मैं यही कैद हूँ। वह रोज सुबह मुझसे मिलने आती है और तिलिस्मी तोते के बारे में पूछती है, पर मैंने उसे नहीं बताया। अब मदन सेन उलझन में पड़ जाता है। पहले तिलिस्मी फल, फिर रूहानी तलवार, अब तिलिस्मी तोता। इस प्रकार वह सोच में पड़ गया, यह सब क्या है? मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ मुझे एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। चलो जो भी है, मुझे तलाश करना होगा तोते को। उसने हेमलता से पूछा, मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद कैसे करा सकता हूँ? तब हेमलता ने बताया, कल सुबह जब जादूगरनी आएगी तब वह मुझसे तिलिस्मी तोते के बारे में पूछेगी। उस समय उसके हाथों में एक जादुई छड़ी होगी। अगर तुम उस छड़ी को छीन लो और उसे तोड़ दो तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी। फिर मैं तुम्हें तिलिस्मी तोते तक पहुंचने का रास्ता बताऊंगी। मदन सेन ने कहा, ठीक है, कल सुबह होने तक का इंतजार करते हैं। अगले दिन दोनों जादूगरनी पर हमला करने का पूरी तैयारी कर लिए और जादूगरनी के इंतजार कर रहे थे। जैसे ही जादूगरनी आई और अपने जादुई डंडे से यातना देकर
उससे तिलिस्मी तोते के बारे में पूछने लगी। वैसे ही मदन सेन झपट्टे के साथ उसके हाथों पर अपनी पूरी ताकत से प्रहार किया और उसकी जादुई डंडी उसके हाथों से छूटकर दूर जा गिरी। जादूगर ने घबरा गई। उसने जादू से तलवार मंगाया और दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। कोई हारने का नाम नहीं ले रहा था। इतने में बुढ़िया ने मौका पाकर उसके जादुई डंडे को तोड़ दिया। जादुई डंडे के टूटते ही उसके हाथ से तलवार गायब हो गई। हेमलता आजाद हो गई। जादूगरनी वहां से भाग गई। अब तीनों खुश थे। हेमलता ने कहा, मैं तुम्हें तिलिस्मी तोते के बारे में बताती हूँ। तिलिस्मी तोता एक ऐसा तोता है जो कहीं भी जा सकता है, जिसे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान है। वह सब बातें जानता है। उससे जो भी पूछो वह तुम्हें बता देगा। उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें 5 पड़ाव पार करने पड़ेंगे। नीलगिरी पर्वत पर एक गुफा है जिसमें तिलिस्मी तोता है। उस गुफा में प्रवेश करने के लिए 7 द्वार हैं और उन 7 द्वार तक पहुंचने के लिए एक एक पहरेदार है जो तुम्हें तिलिस्मी तोते तक नहीं पहुंचने देगा। तिलिस्मी तोते तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तुम्हें उस पहरेदार को मारना होगा, जिसे मारने के लिए तुम्हें रूहानी तलवार की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले तुम्हें रूहानी तलवार को खोजना होगा। तब मदन सेन बोला, मैं यहाँ पर रूहानी तलवार के लिए आया था और मुझे पता चला कि रूहानी तलवार का राज सिर्फ रानी वैशाली जानती है। इसलिए मैं उनसे मिलने जा रहा था कि मेरा कलूटा से सामना हुआ और मैं खंडहर में गिर गया। तब मुझे तलाश में तोते के बारे में पता चला, पर मुझे वैशाली से मिलना पड़ेगा। क्या उन तक पहुंचने में तुम मेरी मदद करोगी? तब हेमलता ने मदन सेन से कहा, ठीक है, वैशाली तक पहुंचने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसा कहकर तीनों खंडहर से बाहर निकले और काल नगरी पहुंच गए। मित्रों, क्या होता है काल नगरी में? क्या वैशाली को ढूंढ पाते हैं? सुनने के लिए कहानी में बने रहें। मदन सेन, हेमलता और बुढ़िया तीनों खंडहर से निकलकर काल नगरी पहुंच गए और महल खोजने लगे ताकि रानी वैशाली का पता लगा सकें। इधर जादूगरनी अपनी बहन काली चुड़ैल के पास पहुंची। उसकी यह दशा देखकर काली चुड़ैल गुस्से में बोली, तुम्हारा यह हाल किसने किया? मुझे सारी बातें बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तब जादूगरनी ने अपनी सारी घटना को विस्तार रूप से सुना दिया। जब काली चुड़ैल ने सब कुछ सुना तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसके वर्षों की मेहनत पर पानी फिर चुका था। उसने गुस्से में, जिसने उसे छुड़वाया है उसे मेरे पास पकड़ कर लाओ, मैं भी देखूं कि वह कौन है जो मेरे शिकार को मेरे पिंजरे से उड़ा ले गया। इतना कहकर वह अपने हाथों में कुछ उठाकर बुदबुदाया। उसके ऐसा करते ही उसके सामने 4 काले काले राक्षस खड़े हो गए। वे अपना सिर झुकाए हुए बोले, चुड़ैल माँ की जय हो, क्या आज्ञा है? आज्ञा करो, तुमने मुझे बहुत दिनों के बाद नींद से क्यों जगाया? क्या कोई विपत्ति आ गई है जो मुझे जगाया? जरूर कोई बड़ी बात होगी। बताओ चुड़ैल माँ, किसको मारना है? बताओ, मैं उसको मार डालूंगा। किसी को मारे हुए मुझे काफी दिन हो गए हैं। ऐसा कहकर वे जोर जोर की गर्जन करने लगा। काली चुड़ैल ने कहा, तुम्हें किसी को मारने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हें उसे जिंदा पकड़कर मेरे पास लाना है। इस पर उन चारों ने बोला, कौन है वह जिसे जिंदा पकड़कर लाना है और कहाँ मिलेगा? जल्दी बताएं। तब काली चुड़ैल ने बताया, उसका नाम मदन सेन है और वह इस समय काल नगरी में है। वह अकेला नहीं है, उसके साथ 2 और साथी हैं। तुम्हें उन तीनों को पकड़कर यहाँ पर लाना होगा। इस पर चारों ने आज्ञा ली और वहां से गायब हो गए। इधर मदन सेन, बुढ़िया और हेमलता तीनों महल को ढूंढते ढूंढते काफी थक गए, पर उन्हें कहीं महल नहीं दिखाई दिया। इसलिए वे लोग एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने की सोचे। अब उनके मन में निराशा छा रही थी। उनके धैर्य टूटे जा रहे थे। उन्हें लग रहा था इस नगर में महल है या नहीं, और है भी तो कहाँ है, कैसे ढूंढे? इस तरह सोचते हुए काफी रात गुजर गई, पर उन्हें
महल कहीं नहीं दिखा। वे लोग थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सोचने लगे कि इस महल के पीछे जरूर कोई राज है। इसके राज के बारे में मुझे पता करना होगा। लोग कहते हैं कि महल इसी गांव में है, पर यहाँ पर हमें महल नहीं मिल रहा। क्या इस महल को खोजने का कोई और तरीका है? हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा और रानी वैशाली तक पहुंचना होगा। मदन सेन ऐसा सोच रहा था, उसके सामने 4 काले काले बड़े बड़े राक्षस प्रकट हो गए और जोर जोर गर्जन करते हुए बोले, तुम लोगों को चुड़ैल माँ ने बुलाया है। आज तुम लोगों को चुड़ैल माँ के कहर से कोई नहीं बचा सकेगा। मदन सेन अपनी तलवार निकाला और झटके के साथ वार करते हुए एक राक्षस को धड़ से अलग कर दिया। बाकी 3 राक्षस डर गए और पीछे हट गए। फिर राक्षसों और मदन सेन के बीच भयंकर युद्ध हुआ और किसी तरह मदन सेन उन राक्षसों को मारने में कामयाब हो गया। इधर बुढ़िया और हेमलता दोनों डर के मारे पेड़ के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे थे कि उनका पैर फिसल गया और वह गुप्त मार्ग में चले गए। इधर मदन सेन जब पेड़ के पास आया तो बुढ़िया और हेमलता को ना देखकर बहुत चिंतित हुआ। वह उसे इधर उधर ढूंढने लगा। अचानक उसकी नजर पेड़ के पीछे, जो पेड़ के जड़ के पास से एक गुप्त मार्ग जाता था, उसे दिखाई दिया। वह बिना सोचे समझे उस रास्ते में चला गया। उसकी आंखों के सामने काले बादल मंडराने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं। कुछ समय बाद वह कारागर में था। वहां पर उसे बुढ़िया और हेमलता भी दिखाई दिए। फिर मदन सेन की जान में जान आई। कुछ देर बाद बुढ़िया ने बताया, लगता है वही सुरंग है जिसके बारे में गांव के बाहर के महात्मा बोल रहे थे। शायद इसी कारागर में रानी वैशाली हो सकती हैं। हमें ढूंढना चाहिए। वह लोग जैसे ही आगे पहुंचे, उन्हें एक बहुत ही दर्द भरी आवाज सुनाई दी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई दुखियारिन बोल रही हो। वह बोल रही थी, कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाओगे। राजा को नीला कमल चाहिए। जो राजा को नीला कमल देगा वही जिंदा बच पाएगा, बाकी सब मारे जाएंगे। मदन सेन आवाज की दिशा में चल दिया। आवाज एक बहुत पुरानी कारागर से आ रही थी। ऐसा लगता था बहुत दिनों से साफ सफाई ना हुई हो। वहां से कुछ बदबू भी आ रही थी। किसी तरह मदन सेन उसके पास पहुंचा और पूछा, तुम कौन हो और नीला कमल क्या है, और ये राजा कौन है और उन्हें कमल क्यों चाहिए? उसने बताया, मैं एक दासी हूं। राजा को काली चुड़ैल माँ ने जादू से वश में किया है और उसने जादू से महल को गायब कर दिया है। राजा को एक शैतान बना दिया है जिसका नाम कलूटा है। आज से 10 दिन बाद पूर्णिमा की रात को अगर कोई व्यक्ति हमारे राज्य के तालाब में नीला कमल लगाता है तो उस कमल पर पड़ने वाली चांदनी के प्रकाश से हमारे राज्य में एक भव्य रोशनी प्रकट होगी, जिससे हमारे राज्य से सारे जादू खत्म हो जाएंगे और सभी लोग सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। यहाँ तक कि सारे राक्षस भी खत्म हो जाएंगे और सभी लोगों की जान बच सकती है। पर एक दिक्कत है, जो व्यक्ति उस कमल को लाने जाता है वह मारा जाता है। कहते हैं कि आज तक नीला कमल को कोई नहीं ला पाया है। इस तरह हमारे राज्य में अभी तक राक्षस घूम रहे हैं। मदन सेन बात काटते हुए बोला, यह नीला कमल कहाँ मिलेगा? तब उसने बताया, यहाँ से पश्चिम की ओर एक पर्वत पर मानसरोवर झील है, जिसमें हर रात को सिर्फ एक ही फूल खिलता है और वहीं पास में एक पहाड़ी पर एक लंबे हाथ वाला भयंकर राक्षस रहता है, जो पशु पक्षियों को अपना भोजन बनाता है और वह नीला कमल की रखवाली करता है। रोज सुबह अपने इष्ट देव को नीला कमल चढ़ाता है और पूजा अर्चना करता है। इस प्रकार कमल की रखवाली के लिए इष्ट देव ने उसे एक कवच प्रदान किया है, जिसके कारण उसे कोई नहीं मार सकता। फिर मदन सेन ने पूछा, उसे मारने का कोई तरीका तो होगा? तब उसने बताया, एक तरीका है। मित्रों, वह कौन सा तरीका है?
जिससे एक हाथ वाले राक्षस को मारा जा सकता है। सुनने के लिए कहानी में बने रहें। मदन सेन वहां पहुंच गया। दैत्य और मदन सेन के बीच भयानक युद्ध हुआ। दोनों लड़ते लड़ते ज्वालामुखी के पास पहुंच गए और अचानक दैत्य का पैर फिसला और वह ज्वालामुखी में जा गिरा। पर मदन सेन ने झटके से उसके हाथों को अपनी पूरी ताकत से पकड़ लिया और फिर खींचने लगा। दोनों लड़ते लड़ते ज्वालामुखी के पास पहुंच गए और अचानक दैत्य का पैर फिसला और ज्वालामुखी में जा गिरा। पर मदन सेन ने झटके से उसके हाथों को अपनी पूरी ताकत से पकड़ लिया और फिर ऊपर खींचने लगा। उसने कहा, मेरे बगैर तुम्हें मृत्यु का रहस्य की किताब कभी नहीं मिलेगी। मित्रों, कहानी सुनने के लिए कहानी में बने रहे और आपको अगला भाग सुनना है, कमेंट करके जरूर बताएं। बेहताल, तूने मेरे साथ धोखा किया है। तूने मुझे वहीं पहुंचा दिया जिस जंगल से मैं होकर जा रहा था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।